अपने चैनल Achiever@360 में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि एटम्स एक नया चैप्टर क्लास 12th का आप लोगों का है, जिसमें कि एटम्स के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ाई करेंगे, वन बाय वन इसके पार्ट्स आपको देखना है। इसके पहले हमने एक डुअल बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल्स चैप्टर खत्म कर दिया है, जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, ये सारे चैप्टर पार्ट्स हमारे प्लेलिस्ट में पढ़े हैं, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जिसका ये एटम्स है, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, जिसके लिए हम इसको अच्छे से आपको बताएंगे और अच्छे से इसके डेरिवेशंस करवाएंगे, जो आपके लिए बहुत अच्छा और बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, और भी कंपटीशन एग्जाम के लिए भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक, इसमें क्या है, एटम्स है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अच्छे से पढ़िएगा इसको, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक, इसमें क्या है कि एटम्स है, तो देखिए इसके पहले जैसे हमने डाल्टन्स थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, एक थोड़ा सा हम समरी बताते हैं कि डाल्टन्स ने क्या बताया था कि यार जो एटम्स होता है ना, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसा बोला था ना एटम्स ने, मतलब डाल्टन्स ने ये बताया था कि जैसे ये मान लीजिए एटम्स है आपका। ठीक, तो आप एटम्स को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स आपका क्या बनना है, एटम्स बनना है। ठीक, तो लेकिन इसके बाद क्या हुआ, कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं और एक्सपेरिमेंट के बाद कुछ साइंटिस्ट ने क्या प्रूव कर दिया कि ऐसा नहीं है कि एटम ही सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल इस यूनिवर्स में है। ठीक है, एटम्स के बाद भी सब डिवाइड हो सकता है, और उसको बाद में बताया गया, आपने पढ़ा होगा प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब एटम्स के अंदर भी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं आपसे ये बोलूं कि मैं बाहर खड़ा हूं और आपको ये बोल रहा हूं कि एक घर है सामने, मैंने घर देखा, मैंने कहा घर डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन जब हम घर के अंदर एंट्री करते हैं और घर के अंदर एंट्री करने के बाद देखते क्या है कि घर में तो यार रूम है, अलग अलग रूम है, और अलग अलग रूम्स के अलग अलग पार्ट है और अलग अलग नेम है। ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना कि डाल्टन्स की थ्योरी में ये बताया गया कि ये एटम है आपका, और एटम को हम सब डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि ऐसा नहीं कि एटम को हम सब डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक, हम कर देंगे एटम को सब डिवाइड, और उस एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे कि हमारे घर के अंदर हमारा रूम, दूसरा रूम, तीसरा रूम, चौथा रूम, पांचवा रूम, ऐसे रूम्स डिवाइड्स होते हैं। घर बाहर से देखने पे तो आपको घर लग रहा है ना, लेकिन जैसे हम घर के अंदर एंट्री करते हैं तो घर के अंदर तो हमें सब डिवाइड्स रूम्स मिलते हैं ना। तो इसी प्रकार से एटम भी, ऐसा नहीं कि एटम्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, किसमें, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स में। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसको अब भाई आप कहोगे सर आप भैया आपने बता तो दिया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स में कर सकते, बट इन्होंने किसी ने बताया तो होगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स के बारे में। तो ठीक है, तो सबसे पहले एक आपका थॉमसन मॉडल आता है। ठीक है, क्या आता है, थॉमसन मॉडल। ठीक है, इसको हम आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे और उसको थॉमसन मॉडल को समझिएगा। ठीक है, सॉरी, पहला आपको पढ़ना है थॉमसन मॉडल। ठीक, तो थॉमसन मॉडल देखो क्या है, थॉमसन मॉडल। ठीक, देख लीजिएगा थोड़ा स्पेलिंग का। ठीक है, बट पढ़िएगा अच्छे से। थॉमसन मॉडल में क्या होता है कि थॉमसन ने ये बताया, मैं इसको लिख भी दूंगा, पहले आप समझ लीजिए। ये थॉमसन ने ये बताया था कि जैसे मान लीजिए ये कोई एटम है। ठीक है, ये क्या है, एटम है। इसमें क्या हुआ कि मान लीजिए ये एटम्स के बाद ऐसा कुछ, ऐसा कहानी है। ठीक, ऐसा समझिए अभी पहले। ठीक, एटम्स, ये स्फीयर मान लिया, एटम्स को क्या मान लिया हमने, स्फीयर मान लिया। अब स्फीयर में ऐसा कुछ निगेटिवली चार्ज आपको दिख रहा है, और ये जो ये पूरा है ना, इसको जो ये स्पेस जैसा आपको दिख रहा है पूरा, ये ठीक, इसको इन्होंने पॉजिटिव चार्ज माना है। क्या माना है, पॉजिटिव चार्ज। मतलब एटम इज अ कंसिस्ट, एटम क्या कंसिस्ट करता है, कि स्फीयर, और स्फीयर में सारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और पॉजिटिव चार्ज के बाद जो एम्बेडेड होते हैं इसके अंदर वो निगेटिव चार्ज होते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने बोला। एम्बेडेड पार्टिकल्स को क्या बोला उन्होंने, इलेक्ट्रॉन्स बोला। मतलब कोई स्फीयर है, स्फीयर में, मैं फिर से यहाँ बनाता हूँ, मान लीजिए ये स्फीयर है। ठीक, स्फीयर में अभी तक मान लीजिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है और सारे पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया, ये और ये इस तरीके से बना दिया। तो इस तरीके से अगर अब मतलब इसका एग्जांपल लेते हैं, वाटरमेलन आपने देखा है ना, इन्होंने वाटरमेलन का भी एक एग्जांपल दिया था कि जिस प्रकार से वाटरमेलन आप लोग देखते हो ना, वाटरमेलन में जिस तरीके से आपका निगेटिवली चार्ज, मतलब सीड्स आपने देखे होंगे ना, वाटरमेलन आराम से सब लोग खाते हो। ठीक है, जिसको हम लोग तरबूज बोलते हैं, मतलब समझ रहे हो ना कहानी। ठीक, तो जो ये तरबूज है ना, उसके जो सीड्स होते हैं उन्होंने उसको इलेक्ट्रॉन्स बताया है,
और जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट्स है उसको एज अ पॉजिटिवली, जैसे उन्होंने कहा था पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, ये इनका मॉडल था। मतलब ये निगेटिव चार्ज है जो सीड्स है, और ये जो बचा हुआ पार्ट है उनको उन्होंने पॉजिटिव बताया, ठीक है। जिसकी वजह से अब हुआ क्या, ये प्लस ये माइनस, ठीक है, इसी वजह से इनका मॉडल ये स्टेबल है कि मतलब इनका रिपल्सन जो है न्यूट्रल कहलाता है, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, अट्रैक्शन, रिपल हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कहानी हो गई। इसके इनके मॉडल को हम लिखते हैं पहले, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। देखो इन्होंने क्या कहा, इनका मॉडल है एन एटम, ठीक, एन एटम कंसिस्ट ऑफ an atom consists of a sphere in which positively charged matter, and electrons are, और इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दो इन्होंने बोला, हाँ ठीक है, एंड निगेटिवली चार्ज, ऐसे समझिए, निगेटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली इम्बेडेड मान सकते हो, इम्बेडेड, ठीक है, इन्होंने ये नाम दिया था इम्बेडेड। इम्बेडेड का मतलब हिंदी में होता है धसा होना, ठीक है, धसा होना, ठीक, ये समझ सकते हो। मतलब ये है क्या, एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्फीयर, मतलब एक एटम है जो स्फीयर को कंसिस्ट करता है, इन विच पॉजिटिवली चार्ज मैटर, मतलब इनमें सारा पॉजिटिव चार्ज है, ये सारा पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, ठीक है, ये मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है आपका पूरा, ठीक, ठीक मान लिया, एंड निगेटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली इम्बेडेड, ठीक, यूनिफॉर्मली इम्बेडेड, इसमें निगेटिवली चार्ज होता है इस तरीके से, ठीक, ये इनका कहने का मतलब था कि एक एटम है कंसिस्ट ऑफ स्फीयर इन विच पॉजिटिवली चार्ज मैटर एंड नेगेटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली इम्बेडेड, स्फीयर के अंदर पॉजिटिवली चार्ज है और जिसके अंदर ये इस तरीके से नेगेटिवली चार्ज इसमें धसे हुए, जैसे कि आपका वाटरमेलन है, और लाइक यहाँ पे लिख सकते हो, लाइक, ये भी बोला लाइक, जैसे कि लाइक प्लम पुडिंग, प्लम पुडिंग और वाटरमेलन, वाटरमेलन, बात समझ में आ रही है। मतलब इन दो का इन्होंने एग्जांपल दिया था, जिस तरीके से प्लम पुडिंग और वाटरमेलन में होता है, जैसे वाटरमेलन में आपके ये सीड्स है ना, सीड्स को उन्होंने निगेटिवली चार्ज बोला, और जो बचा हुआ पार्ट्स होता है जिसको आप लोग यूज खा लेते हो, और जो सीड्स होते हैं आप लोग क्या करते हो, बाहर निकाल देते हो, तो वही ये कह रहा है कि यार प्लस प्लस आपका वो सीड्स है, मतलब ये सीड्स है, तो ये ड्यू टू रिपल, ड्यू टू आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक रिपल्सन नहीं होगा लेकिन इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन तो हो जाएगा, और अट्रैक्शन की वजह से ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे प्लस और माइनस, जिसकी वजह से ड्यू टू दीज प्लस या पॉजिटिव एंड निगेटिव, पॉजिटिव एंड निगेटिव, पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस, एटम विल न्यूट्रल, एटम विल न्यूट्रल, न्यूट्रल क्यों रह रहा, समझ में बात आ रही है, न्यूट्रल इसलिए रह रहा है क्योंकि प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस की वजह से न्यूट्रल रह रहा है। तो आप थॉमसन के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया और इलेक्ट्रॉन को इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब इनका मॉडल फेल क्यों हुआ, क्लियर हुआ, यहां तक समझ में बात आ गई। पहले इन्होंने क्या बताया, थॉमसन मॉडल अपना बताया, थॉमसन मॉडल में इन्होंने ये बताया कि कोई इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है कि भाई जिस तरीके से माइनस चार्जेस हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और प्लस पूरी तरीके से इम्बेडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उस प्लस चार्ज के अंदर, ठीक है, जैसे कि हमने वाटरमेलन का आपको एग्जांपल दिया, ये समझ सकते हो, ठीक। और ये न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव और इसके पास नेगेटिव, ड्यू टू दीज प्लस और माइनस की वजह से ये न्यूट्रल हो जाता है, ठीक, समझ में आता होगा। एटम्स आपका न्यूट्रल क्यों है, यहां तक बात समझ आएगी। फेलियर्स ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल देखिए क्या होते हैं, फेलियर्स ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल, ठीक, तो देखो फेलियर्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल क्या है, यहाँ पे लिखते हैं फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है, सॉरी रदरफोर्ड बोल रहा हूँ यार, थॉमसन मॉडल पढ़ रहा हूँ अभी, तो थॉमसन मॉडल, ठीक है, थॉमसन मॉडल के फेलियर्स क्या है, तो पहला फेलियर देखो क्या है,
it cannot explain the sum या several line spectrum या line series like हाइड्रोजन और अदर एटम्स। लाइक ये भी पढ़ेंगे आगे हम, सीरीज क्या है, हाइड्रोजन और अदर एटम्स। ठीक, मतलब कुछ एटम्स की जो ये सीरीज होती हैं, ठीक, लाइन स्पेक्ट्रम मैंने लिखा ना, सेवरल लाइन स्पेक्ट्रम सीरीज होती है। ठीक है, स्पेक्ट्रम, ये याद रखना है, स्पेक्ट्रम सीरीज होती हैं जिसे मतलब कलर को शो करती हैं। ठीक है, आगे आप पढ़ोगे देखोगे अभी कलर को शो करते हैं, जो हम लोग क्लास 11 में पढ़ते थे। ठीक है, कुछ मतलब मैटर्स होते जो कलर शो करेंगे ना, इन्होंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया। मतलब इट कैन नॉट एक्सप्लेन द सेवरल लाइन स्पेक्ट्रम सीरीज लाइक हाइड्रोजन एंड अदर एटम्स, मतलब इन एटम्स की एक्सप्लेन नहीं कर पाए। नेक्स्ट इन्होंने क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए, इट कैन नॉट एक्सप्लेन एंगल, या आप समझ सकते हो यहां से स्कैटरिंग एंगल ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। मतलब समझ रहे हैं उस बात को। अभी आप रदरफोर्ड मॉडल पढ़ोगे तो रदरफोर्ड मॉडल में जो एंगल, स्कैटरिंग एंगल होता है ना, कोई चीज अगर कहीं से जाएगी, टकराएगी, फिर किसी एंगल में जाएगी। अभी मैं ऐसे मारूं तुम्हारे पे तो क्या होगा कि तुम पे कोई चीज जाएगी, फिर ऐसे 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 निकल जाएगी। ठीक, तो वही ये कह रहा है कि भैया ये कैन नॉट एक्सप्लेन द स्कैटरिंग एंगल ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। मतलब जो रदरफोर्ड आपका एक्सपेरिमेंट या मॉडल था, उसके अकॉर्डिंग उसमें जो एंगल, जैसे अभी मैं पढ़ाऊंगा, ये है ऐसे, यहाँ पे कोई लाइट आएगी या मतलब अल्फा पार्टिकल्स आएगा, यहाँ से टकरा के ऐसे चला जाएगा, तो ये जो एंगल है इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, नहीं बता पाए थे इस एंगल। तो ये आपका थॉमसन मॉडल हो गया, यही इनके ड्रॉबैक्स थे और फेलियर ऑफ द थॉमसन मॉडल है। नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, जो नेक्स्ट पढ़ना है उसके बाद रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ना है। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑफ, ठीक है, यहां तक समझ में आया ना। ठीक, नेक्स्ट आपको एक्सपेरिमेंट पढ़ना है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल भी मान सकते हो, स्कैटरिंग पार्टिकल। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग पहले पढ़ते हैं और बताते हैं इसके बारे में। ठीक है, मतलब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल्स। ठीक, तो इसको देखिए क्या होता है कि इसको हम अभी आपको बताएंगे कैसे क्या करना है। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए इसमें इन्होंने क्या किया कि एक बहुत ही हाईली, जो आप समझ सकते हो कि एक एलिमेंट्स इन्होंने लिया है बिस्मिथ। ठीक है, जो आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है। ठीक है, तो ये आपका बिस्मिथ एलिमेंट्स लेते हैं, और बिस्मिथ एलिमेंट्स लेने के बाद उसको क्या करते हैं, ग्लास या ट्यूब में रखते हैं। ठीक, अभी मैं डायग्राम बनाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। और वो यहां से क्या होता है कि कुछ रेज आपकी इंसिडेंट, मतलब मान लीजिए बिस्मिथ जो होता है, बिस्मिथ एलिमेंट है आपका, ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं बिस्मिथ। ठीक, तो ये देखिए हमने अच्छी तरीके से आप लोगों के लिए डायग्राम बनाया है इसका, मतलब पूरा सेटअप तैयार किया है जिस तरीके से इसमें बनता है। ठीक है, आपको क्या करना है कि देखिए बिस्मिथ आपका यहाँ पे एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लिया गया है, जो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स को एमिट करेगा यहाँ से। ठीक, मैंने देखो लिखा है रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, मतलब यहाँ से जो ये बिस्मिथ है ना, ये अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से रेडिएट करेगा। अब जरा देखो, हमने यहाँ पे लेड ब्लॉक लिया है। अब आप पूछोगे लेड ब्लॉक क्यों लिया गया, तो लेड ब्लॉक इसलिए लिया जाता है क्योंकि यार आप ये जानते हो कि जो बिस्मिथ होता है वो हाईली रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होता है और बहुत सारे रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स को एमिट करता है, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके लिए डेंजरस हो सकते हैं। इसके लिए ये ब्लॉक लिया गया लेड ब्लॉक, कि जो यहाँ से एमिशंस हो
अल्फा पार्टिकल्स का वो सारे डायरेक्शंस में ना जाए कि आपकी साइड ना आए, इसीलिए ये ब्लॉक लिया गया कि ब्लॉक के अंदर ही ये अल्फा पार्टिकल्स रह जाएंगे। बात तो क्लियर हुई ना? ठीक है। नेक्स्ट आप देखते हो कि यहाँ से तो ये अल्फा पार्टिकल्स एमिट हुए, जब अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से एमिट हुए तो ये अल्फा पार्टिकल्स देखिए यहाँ से सीधे जा रहे थे, तो यहाँ पे कॉलिमेटर लिया गया। कॉलिमेटर का काम क्या होता है ये भी याद रखना है। कॉलिमेटर एक तरीके का ये वर्क करता है कि जो ये देखिए नैरो बीम से यहाँ से निकल रहे थे, पतली सी नैरो बीम ली गई जिससे अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से एमिट हुए, और यहाँ से क्या हुआ, ये नैरो बीम क्या करती है, एक स्ट्रेट पाथ प्रोवाइड करवाती है। मतलब आप अगर चाहते हैं कि ये स्ट्रेट पाथ में जाए तो एक कॉलिमेटर लीजिए, और कॉलिमेटर क्या करेगा, जिसपे हमें इसको इंसिडेंट कराना है वो स्ट्रेट पाथ में। मतलब ये मैं ये कह रहा हूँ कि इनका जो डायरेक्शन होगा वो इधर उधर नहीं होगा, एकदम स्ट्रेट लाइन में ये जाएंगे। क्लियर हुआ ना यहाँ तक कि? ठीक है। अब नेक्स्ट में आपने ये देखा कि जब अल्फा पार्टिकल्स आगे की तरफ गए तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये गोल्ड फॉइल ली गई है। क्या ली गई है? गोल्ड फॉइल ली गई है, जिसकी ये क्या है, ये गोल्ड फॉइल है। आपने गोल्ड फॉइल ले लिया, ठीक है, ये गोल्ड फॉइल लिखा है, ठीक है। फिर गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल स्कैटर करते हैं जाके, मतलब इंसिडेंट होते हैं, इंसिडेंट होने के बाद स्कैटर। गोल्ड फॉइल इसलिए लिया गया क्योंकि ये हाईली मैलेबल मैटर होता है गोल्ड, जिसकी मैलेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। इसको आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में कि मैलेबिलिटी क्या है, कि पीट पीट कर मतलब थिन चादर में इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, और इतना इसको कर सकते हो कि इसकी मैलेबिलिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब बहुत ज्यादा मैलेबल एलिमेंट्स होता है, तो इसको बहुत एकदम लास्ट लिमिट तक आप पीट पीट कर पतला कर सकते हो। इसीलिए देखो इसको गोल्ड फॉइल लिया गया, ठीक है, मतलब गोल्ड फॉइल गोल्ड लिया गया है। और यहाँ से क्या हुआ है कि यहाँ पे जब आपका एलिमेंट वो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आया है तो इसमें स्कैटर हुआ, अब इंसिडेंट हुआ तो स्कैटर एंगल्स पे हो गया, ठीक है। अब ये पूरा जो सेटअप हुआ है वो ये हुआ है वैक्यूम चैम्बर में, इसलिए हुआ है क्योंकि देखिए यहाँ से जो पार्टिकल्स जा रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, अगर और कोई गैसेस या एयर या कुछ भी हुआ तो इसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या लिया गया, वैक्यूम चैम्बर लिया गया। क्लियर हुआ ना? ये अब अल्फा पार्टिकल्स पूरी पूरी जो ये आपका सेटअप है, इस सेटअप पे रदरफोर्ड ने क्या किया कि रदरफोर्ड ने किया ये कि इस पूरे सेटअप पे जिंक सल्फेट स्क्रीन लगा दी, मतलब जिंक सल्फेट का पूरी हर जगह पे इस तरीके से कर दिया, ठीक। जिंक सल्फेट होता क्या है, देखिए जिंक सल्फेट स्क्रीन इसलिए लगाई गई कि ये डिटेक्ट कर लेता है स्मॉल से स्मॉल माइक्रो स्मॉल पार्टिकल्स को भी, ठीक है। मतलब जैसे ये यहाँ से, क्योंकि आप नॉर्मल आई से नेक्ड आई से आप देख नहीं सकते थे यार ये एलिमेंट्स को, जब आप नॉर्मल आई से इसको देख नहीं सकते तो ये यहाँ पे स्कैटर हुए। अब जैसे ये पार्टिकल्स यहाँ पे गिरे हैं जाके, ये भाई यहाँ पे आए और यहाँ से इधर हो गए। अब जब मान लो ये इधर भी गया होगा, ऐसा नहीं मैं कह सकता, ये हो सकता है उधर चला गया हो या हो सकता है यहाँ पे आया हो, तो ये पार्टिकल जहाँ पे गए होंगे वहां पे क्या लगाया गया, जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगी है। जिंक सल्फाइड जो होता है वो हम लोग डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं किसी भी चीज को जो माइनर डिफेक्ट होते हैं। जैसे हम लोग रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं वहां पे भी जिंक सल्फाइड का मतलब लेयर चढ़ाई जाती है, और हमें अगर वहां पे भी डिटेक्ट करने हो ना, कैम सेप्ट हो गया, क्या वो अलग की बात हो गई, लेकिन डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं, ठीक। तो जिंक सल्फाइड क्या करेगा, यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा, और विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम लोग देखते हैं, क्योंकि इतने छोटे पार्टिकल्स हैं तो जिसको हम लोग देख नहीं सकते नॉर्मल आई से। क्लियर हुआ ना सेटअप पूरा? यहाँ से बिस्मिथ ने अपने रेडियो एक्टिव अल्फा पार्टिकल्स को एमिट किया, कॉलमेटर से पास हुए। कॉलमेटर क्या करता है, मतलब आपको स्ट्रेट लाइन प्रोवाइड करवाता है। ये आपकी गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक करते हैं, गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक होने के बाद ये पार्टिकल्स कहाँ जाते हैं, ये पूरे सेटअप के बाहर जो आपने लेयर बनाई है जिंक सल्फाइड की उस पर इंसिडेंट होते हैं, और हम फिर उसको माइक्रोस्कोप से देख लेते हैं। और गोल्ड फॉइल इसलिए लिया गया है क्योंकि इसकी मैलेबिलिटी जो होती है वो बहुत ही, मैलेबिलिटी इज वेरी स्ट्रॉन्ग है। मतलब मैलेबिलिटी क्या है कि आप इसको पीट पीट के बार बार बोल रहा हूँ, इसीलिए इस मेटल को यूज किया गया। और ये यार लेस रिएक्टिव है, आपका रिएक्टिव एलिमेंट्स का होता है एटमॉस्फेयर में किसी चीज से ज्यादा जल्दी गोल्ड रिएक्शन करेगा नहीं, ठीक है, इसलिए इस एलिमेंट्स को लिया गया। क्लियर हुआ ये सेटअप एक्सपेरिमेंट ऑफ। अब देखिए होता क्या है कि इस एक्सपेरिमेंट पे कुछ ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड ने की, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट पे रदरफोर्ड ने कुछ ऑब्जर्वेशन किए। क्लियर हुआ ना सेटअप? इसको आप समझ सकते हो ना, कि लिख भी सकते हो तो समझदार हो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बिस्मिथ लिया गया, बिस्मिथ यहाँ से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लेड ब्लॉक के अंदर रखा गया, यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स आए और यहाँ पे इंसिडेंट हुए और हमने इसको डिटेक्ट कर लिया। डिटेक्शन करने के बाद कुछ ऑब्जर्वेशन होते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक है। ऑब्जर्वेशन ये हुआ
कि एक हमें इसमें अभी ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है, एक हमें इसमें ग्राफ प्लॉट करना है। वो ग्राफ देखिए कैसा है, ठीक है, यहाँ पे कट करता हूँ, इसको रफ करता हूँ, ठीक है। ठीक, ग्राफ है क्या, ग्राफ बिटवीन, ग्राफ बिटवीन हमें ग्राफ बनाना किसमें है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल्स एंड नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एंड स्कैटरिंग एंगल। ठीक, मतलब जो आपका अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुआ, स्कैटरिंग एंगल, मतलब इनके बीच में आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखिए नॉर्मल हम आपको ग्राफ समझाने की कोशिश करते हैं, ना समझ में आए तो आप बताइएगा कि भैया यहाँ पे ये चीज समझ में मेरे नहीं आई। ठीक, मैं ये ग्राफ बनाता हूँ। ठीक, इधर आप लिख सकते हो क्या है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, तो इधर आप डाल दीजिए नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ठीक, अल्फा पार्टिकल समझ गए ना, बिस्मिथ जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स था उसने क्या किए अपने, जब उसका रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स विस्मित है तो इससे यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स का एमिशन हुआ था। ठीक है, तो ये अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, बाहर की तरफ। तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इधर लिख लेने हैं, और इधर स्कैटरिंग एंगल लिख लेना है, स्कैटरिंग एंगल इन थीटा, जो भी समझ लीजिए डिग्री या थीटा। ठीक है, यहाँ पे समझ बात आ गई। उसके बाद क्या होता है, देखिए यहाँ मान लीजिए 10⁻⁷ है, यहाँ मान लीजिए 10⁻⁵ है, ऐसा मतलब मान ले रहा हूं मैं, 10⁻⁴ है, 10 ज्यादा होगा 10⁻4, ठीक है, 10⁻3 मान लो, 10⁻2 मान लो, और 10 यहाँ पे 1 मान लो, ऐसा मतलब मैंने बनाया है नॉर्मल कंडीशन पे। तो ये जो ग्राफ प्लॉट होता है ना, वो कुछ ऐसा ग्राफ इन्होंने बनाया, कुछ इस तरीके से ग्राफ को बनाया है। ठीक है, ऐसा मतलब क्या हुआ, देखिए जब 10⁻⁷ यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स इंसिडेंट हुए, अब एंगल सॉरी नहीं, एंगल देखो 0 है यहाँ पे 20 है मान लो, यहाँ पे आपका 40 है, यहाँ पे आपका 60 है, यहाँ पे आपका 30 है, सॉरी 60 के बाद कितना 80 आ जाएगा, फिर 80 आ जाएगा, फिर आपका 100 आ जाएगा, फिर 120, ऐसा मतलब बढ़ता गया, ऐसे आगे तक गया। ठीक है, मतलब समझो इस बात का कि 10⁻⁷ पार्टिकल जब लगभग इंसिडेंट होते हैं तो जो एंगल हुआ वो कुछ ऐसा था, इसका लगभग माना गया कि यार जितने मतलब इस टाइप का एंगल, मतलब नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल ज्यादा इंसिडेंट, एंगल कम हुआ, जैसे जैसे पार्टिकल्स, ये कंडीशंस यहाँ पे बढ़ती चलेंगी। ठीक है, तो ये कंडीशंस ऐसा कुछ उन्होंने ग्राफ प्लॉट्स किया था। ठीक, क्लियर होना है। अब हमको इसके बीच में एक और ग्राफ प्लॉट्स करना है जो उन्होंने नॉर्मल कंडीशन से बनाई है। ठीक, वो ग्राफ भी आपको हम बना के दिखाते हैं, और उसके बाद हम इसके ऑब्जर्वेशंस करते हैं। ठीक है, इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, ये तो ग्राफ उन्होंने बनाया कि द एंगल बिटवीन नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एंड स्कैटरिंग एंगल्स। ठीक है, ठीक, अब नेक्स्ट आपको एक अच्छा सा ग्राफ बनाते हैं और उसके बेसिस पे ऑब्जर्वेशन करते हैं कि रदरफोर्ड ने जो ऑब्जर्वेशन किया वो किस टाइप का ऑब्जर्वेशन किया। ठीक है, वो हम पहले ग्राफ आपको बना के भी दिखाते हैं। ठीक, समझ में आ रही है। हाँ, तो इस तरह इस टाइप्स का नेक्स्ट हमारा डायग्राम बना जिसको रदरफोर्ड ने अपने ऑब्जर्वेशन में लिया। ठीक है, कैसे है, मतलब जो हम लोग अभी पीछे पढ़ के आ रहे हैं ना, उसी का ये नेक्स्ट डायग्राम है। कैसे इसको देखो, कैसे पढ़ोगे यार, अल्फा पार्टिकल्स जहाँ पे हम लोग अभी देख रहे थे कुछ इस टाइप्स का, ये इस टाइप्स का सेटअप था, और यहाँ से कुछ ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसा कहानी बनी। मतलब पहला अल्फा पार्टिकल्स हो सकता हो ऐसे चला गया हो, दूसरा कुछ ऐसा गया हो, दूसरा ट्रेड हुआ हो ऐसे, फिर ऐसे ऐसे। एक चीज देख रहे हो, ये आपका सेंटर पे जा रहा है, और सेंटर पे जाने के बाद फिर रिट्रेस कर रहा है उसी पाथ को। ठीक है, और यहाँ पे आर नॉट क्या है, अभी मैं बताता हूँ आर नॉट क्या होता है। ये आर नॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसको हमें अभी पढ़ना है। ठीक, तो इसमें आपको क्या हुआ, रदरफोर्ड ने सब ऑब्जर्वेशंस किए, तो ऑब्जर्वेशंस क्या की वो मैं लिखता हूँ और आपको समझाता भी हूँ। तो ऑब्जर्वेशंस क्या थे उसको आपको याद रखना है। ठीक, देखो ऑब्जर्वेशंस क्या थे। ठीक, ऑब्जर्वेशंस क्या थे, पहला ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल passes straight to the gold foil। मतलब इन्होंने ये देखा कि जब उन्होंने गोल्ड फॉइल पे वो अल्फा पार्टिकल्स इंसिडेंट हुए तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स मतलब सीधे स्ट्रेट ऐसे चलते चले गए, कोई भी डिफ्लेक्शन उनके बीच में नहीं हुआ, मतलब लेस डिफ्लेक्शन आप बोल सकते हो उनके बीच में हो रहा था, बहुत ही कम डिफ्लेक्शन हो रहा था।
मतलब जो पार्टिकल्स थे उनमें डिफ्लेक्शन बहुत हो। पहला ऑब्जर्वेशन उन्होंने यही देखा। फिर नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या देखा कि नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन था कि अबाउट अबाउट वन अल्फा पार्टिकल about one alpha particle in 8,000 deflect at 90 or at 90 डिग्री और मोर। मतलब ये कह रहे थे कि लगभग जो आपने अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट कराए 8,000 अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट कराने पे, वो उनमें से या तो 90 डिग्री पे या फिर उससे ज्यादा कोई एक पार्टिकल ऐसा डिफ्लेक्शन कर रहा था। ठीक है। थर्ड इन्होंने ये देखा कि ये एक पार्टिकल्स मतलब जब उन्होंने बहुत सारे मोर पार्टिकल्स पार्टिकल मतलब समझ रहे हो अल्फा, मोर पार्टिकल्स स्कैटर्ड लिख सकते हो, स्कैटर्ड ऑन अ गोल्ड फॉइल then only one particle retrace its path और बाउंस बैक लिख सकते हो, बाउंस बैक एट 180 डिग्री। 180 डिग्री हुआ ना, ये ऐसे गया और फिर क्या हुआ, ये वापस उसी टाइप से चला है। ठीक, तो आप कह सकते हो ये इनके ऑब्जर्वेशन थे। सारे ऑब्जर्वेशन समझ में आए। पहला क्या था, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट टू द गोल्ड फॉइल, मतलब सारे अल्फा पार्टिकल्स, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स पूरी गोल्ड फॉइल से पास करते चले गए, बहुत सारे, ऐसा मैंने कि सारे पास कर गए, मोस्ट मैंने। अबाउट वन अल्फा पार्टिकल इन 8,000 डिफ्लेक्ट एट 90 डिग्री और मोर, मतलब 8,000 जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल को इंसिडेंट कराया, उनमें से एक पार्टिकल्स 90 डिग्री या फिर उससे ज्यादा एंगल्स पे डिफ्लेक्शन का होता है। फिर उन्होंने कहा कि जब उन्हें बहुत सारे पार्टिकल्स इंसिडेंट कराया ना, तो उनमें से कोई एक ऐसा भी पार्टिकल था जो रिट्रेस अपने पाथ को कर रहा था, मतलब ऐसे गया और तुरंत उसी पाथ में, मतलब मैं बॉल को ऐसे फेंकूं और बॉल तुरंत वापस मेरे साइड वापस चली जाए, मतलब मैं वापस क्यों आई होगी, जब आपने किसी सॉलिड पे मारा होगा। मान लो भी आप बाहर खेल रहे हो और बॉल को ऐसे फेंकते हो तो बॉल वापस कहाँ आती है, बॉल दूर चली जाती है। लेकिन अगर आप उसी बॉल को अगर किसी वॉल पे, दीवार पे मारते हो, तो दीवार पे मारने के बाद बॉल हमारे पास आती है ना, क्यों आ रही है, क्योंकि आपने उस बॉल को किसी सॉलिड चीज पे मारा। मतलब समझना, ये ऐसे जा रहा था, अब यार ये चीज वापस आई होगी तो जाहिर सी बात है कि एटम के अंदर कोई एक सॉलिड तो सॉलिड चीज होगी ना, जिसकी वजह से वापस आई होगी। इसी का आगे कंक्लूजन पढ़ेंगे कि इन्होंने कैसे किया। ठीक है, क्लियर हुआ ना। तो ये तो इनके ऑब्जर्वेशंस थे, मतलब जो ऑब्जर्व किया। उसके बाद कंक्लूजन्स क्या होता है, उनका कंक्लूजन्स क्या निकलेगा, वो हम आपको अभी बताते हैं। ठीक है, क्लियर होना यहाँ तक की, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही बात, ठीक। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ द रिजल्ट, मतलब लास्ट में उन्होंने रदरफोर्ड ने उसका रिजल्ट, उन्होंने इसका कंक्लूजन्स क्या निकाला जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिया। तो यार इन्होंने क्या निकालते हैं, देखो जरा। पहला इन्होंने क्या कहा कि व्हेन most of alpha particles most of alpha particle passes gold foil without scatter any angle, it means most of part of atom is empty। मतलब समझना, यहीं से आपका मॉडल जो है वो थॉमसन का मॉडल फेल हो गया। कैसे, क्योंकि व्हेन मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पासेस गोल्ड फॉइल, मतलब जब उन्होंने गोल्ड फॉइल से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल पास हो गए, तो उनका स्कैटर कोई एंगल हुआ नहीं और वो पास होते चले गए। मतलब आप कोई भी चीज अगर ओपन चीज में, ओपन प्लेस पे फेंकोगे तो वो वापस कहाँ आने वाली। इसका मतलब उन्होंने कहा कि यार ये जो एटम है ना, इसका बहुत सारा पार्ट जो है वो आपका होलो होगा, मतलब एम्प्टी, खाली होगा। ठीक है, पहला इनका कंक्लूजन। सेकंड देखो क्या होता है, सेकंड इन्होंने ये कहा कि यार अगर ऐसा हुआ होगा ना कि अगर यहाँ से
कि व्हेन, यहां से देखो एक रिट्रेस बात हुई ना, व्हेन सम पार्टिकल, या अल्फा पार्टिकल, व्हेन सम अल्फा पार्टिकल scatter small angle or some particle retrace its path, it means nucleus consists, it means atom consist small solid part within the atom which is known as न्यूक्लियस, जिसको उन्होंने क्या बोला, न्यूक्लियस बोला। मतलब समझ लो, व्हेन सम अल्फा पार्टिकल स्कैटर स्मॉल एंगल और सम पार्टिकल रिट्रेस इट्स पाथ, मतलब कुछ इधर चले गए, कुछ रिट्रेस पाथ को किए। इसका मतलब होगा कि जो एटम होगा वो कुछ तो ऐसी चीज कंसिस्ट करता होगा, उसके अंदर ऐसी तो कोई चीज होगी जो वो चीज को वापस बाउंस बैक कर रहा, तो उन्होंने उसको नाम दिया न्यूक्लियस। तो द फादर ऑफ द न्यूक्लियस जो है, अगर मान लो द फादर ऑफ न्यूक्लियस को पूछा जाएगा तो फादर ऑफ न्यूक्लियस कौन होगा, न्यूक्लियस का फादर जो है वो रदरफोर्ड है। कौन है, रदरफोर्ड। सर रदरफोर्ड भी आप बोल सकते हो भाई, इनको रिस्पेक्ट दीजिए क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया है, ठीक है। तो ये इनका सेकेंड रिजल्ट या सिग्निफिकेंस था। थर्ड इन्होंने क्या बताया, देखो थर्ड लास्ट सिग्निफिकेंस इनका पढ़ लीजिए, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में इसके बारे में क्या बताना है कि क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, और ये सारी चीजें बताएंगे, ठीक। नेक्स्ट में देखो क्या है, थर्ड इनका है, व्हेन एटम कंसिस्ट, या ये छोड़ो, इसमें उन्होंने कहा इफ न्यूक्लियस if electrons around the nucleus, ठीक। अगर मैंने ये कहा कि if electrons around the nucleus, then two positive and negative charge act। भाई ये देखिए, ये इसके क्लाउड बनाएगा, कैसा, ये इधर निगेटिव रहता है और अंदर कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक। जिसकी वजह से ये मैंने वही लिखा, टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एक्ट, इट मीन्स atoms will be always neutral। ये तो बात थॉमसन ने भी कही थी, कि जो हमारा एटम होगा वो न्यूट्रल्स होगा, क्योंकि बाहर इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस चार्ज है और अंदर पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से कंडीशंस होगी। समझ बात आ गई है, समझ में आया ना इसका। ये आपका रदरफोर्ड्स का हमने मॉडल खत्म किया। रदरफोर्ड्स के बारे में जो चीज थी हमने बताई है, नेक्स्ट हम पार्ट में पढ़ेंगे क्लोजेस्ट अप्रोच। जो आर नॉट आया आपका, वो आपका क्लोजेस्ट डिस्टेंस होता है, कि क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस क्या होती है वो हम पढ़ेंगे। फिर पैरामीटर्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसकी कुछ बेहतरीन डेरिवेशंस करेंगे। तो ये यहाँ तक समझ में आया, अच्छे से पढ़ते रहिए और शेयर करते रहिए इस वीडियो को। थैंक यू, ठीक है।